गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं अपनी कविता हर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन मुक्तिबोध। आपको बता दूं कि इस कविता में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का जो उत्तरदायी है वह अपने प्रिय को दिया है। वह प्रिय कौन है उनका, इस बात का उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इसका रहस्य इस पूरी कविता में बना रहेगा। कहने का ये मतलब कि उन्होंने तुम कहकर जिसे संबोधित किया है वह उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है या उनकी कोई प्रेमिका है, इस बात का खुलासा उन्होंने इसमें नहीं किया है। बस उस प्रिय को उन्होंने अपने जीवन में आई उपलब्धियों और कमजोरियों दोनों का कारक और कारण दोनों बताया है। आइए पढ़ते हैं कविता। जिंदगी में जो कुछ है वो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। गजानन जी कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है, उनके जीवन में जो कुछ भी है, जो उपलब्धियां हैं, जो भी आज तक उन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं या जो भी उन्हें निराशा हाथ लगी है, जो भी उनकी असफलताएं हैं, जो भी कुछ है, बार बार उसको कहने का ये मतलब है, एक तो कविता में जोर दिया है और इससे ये पता चले कि उनके जीवन में चाहे वो कम है और चाहे ज्यादा है, जो भी है सहर्ष स्वीकार है। उसे उन्होंने सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ, उन्होंने इसे खुशी के साथ अपना लिया है, चाहे वो उनकी कमजोरियां हो और चाहे वह उनकी उपलब्धियां हो। आगे कहते हैं इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। उन्होंने उसे सहर्ष क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि उनका जो भी कुछ है वह उनकी जो प्रिया है उन्हें भी वह बहुत ही प्यारा है। इसलिए क्योंकि उन्हें प्यारा है इसलिए उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आगे कह रहे हैं कि गर्वीली गरीबी यह मेरे जीवन की, गर्वीली का मतलब होता है अभिमान भरी, मेरे जीवन में जो अभिमान भरी मेरी गरीबी है, अभिमान भरी कैसे होगा कि उन्होंने गरीबी में रह करके भी कोई अनुचित कार्य नहीं किए, उन्होंने अपना स्वाभिमान बना कर रखा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर गर्वीली गरीबी कहा है। ये गंभीर अनुभव सब, उनके जीवन के जो गंभीर विषयों पर उनके अनुभव रहे हैं, अनुभव का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, उनका जो ज्ञान रहा है वो भी, यह विचार वैभव, उनके विचारों में जो दृढ़ता थी, उनके जो विचारों में एक तारतम्यता थी, वो उसका खजाना भी, सब कुछ उसका श्रेय उन्होंने प्रिया को दिया है। दृढ़ता भी, यहाँ पर उन्होंने कहा उनके विचारों में जो दृढ़ता है, जो एक अटल सत्य की बात है, या कह लीजिए जो अपने विचारों को वो दृढ़ रहते हैं। भीतर की सरिता भी, उनके मन के अंदर जो भावनाओं की सरिता मतलब नदी, उनके अंदर जो भावनाओं की नदी है उसमें जितना भी नयापन है, जो भी मौलिक है, मौलिक का मतलब भी होता है नया, यानी जो अभी तरह का नया, जो उनकी तरह था, वो सब भी क्या है, उन्हें स्वीकार है। क्यों? इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। उन्हें ये लगता है कि उनके जीवन के हर एक क्षण में जो कुछ भी उन्हें दिखा है आज तक, जो भी उन्हें मिला है, जो भी सहर्ष उन्हें मिलता गया है बिना किसी रुकावट के या रुकावट के भी, वो भी उन्हें स्वीकार है। वो भी बस इसलिए क्योंकि उनकी प्रिया ने उन्हें दिया ना, संवेदन तुम्हारा है, मतलब जो भी उन्हें मिला है वो भी प्रिया की तरफ से ही मिला है, और चूंकि प्रिया को प्यारा है इसलिए उन्होंने भी उसे सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। अब आपको बता दूं कि इस कविता में शिल्प सौंदर्य क्या है। इस कविता में आप देख रहे होंगे कि संस्कृत निष्ठ मतलब संस्कृत की जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे आपका मौलिक शब्द हो गया, इस तरह का अभिनव है। पल पल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर क्या है, पल पल, एक शब्द को जब दो बार दोहराया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद आप देख रहे हो कि उन्होंने ये जो पूरी बात कही है वह अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कही है, इसलिए यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वह प्रिया कौन है, इसका रहस्य इस पूरे आपके कविता में बना हुआ है। अब आपको मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पूरे एक पैराग्राफ से। देखिए, पहले तो क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि जिंदगी में जो कुछ भी उन्हें मिला है उसे उन्हें सहर्ष क्यों स्वीकार
किया है। पहला आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि कवि ने अपने जीवन में सहर्ष सब कुछ क्यों स्वीकार कर लिया है। तो इसका आंसर समझिएगा क्या होगा, सिर्फ इसलिए क्यों, क्योंकि जो भी उनका है वह उनकी प्रिया को भी प्यारा है, इसलिए उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पर बनता है कि वह इस पूरी कविता में या इस पूरे पद्यांश में किसे संबोधित करते हैं, तो वह अपनी प्रिया को संबोधित करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि उन्हें अपने जीवन में किस किस पर गर्व है, ठीक है। तो उसका आंसर आप यहाँ से निकालेंगे, गर्बीली गरीबिया, तो उन्हें अपने जीवन की जो गरीबी थी उस पर गर्व है, अपने गंभीर अनुभवों पर, अपने व्यवहारिक ज्ञान पर गर्व है। उसके बाद यह विचार है, उनके विचारों का जो खजाना है उनके पास, उस पर उन्हें गर्व है। उनके अंदर जो दृढ़ता का भाव है उस पर उन्हें गर्व है, ठीक है। उनके अंदर जो भावनाओं की नदी है उस पर भी उन्हें गर्व है। फिर आपको एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर भीतर की सरिता किसे कहा गया है। यहाँ लिखा है ना भीतर की सरिता, तो यहाँ पर भीतर की जो सरिता है वह मन में उठने वाली जो भावनाओं की नदी रूपी लहरें हैं उन्हें कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इससे पढ़ना है और फिर आगे का अभ्यास करना है। अब हम कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ है आपका। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। देखो पहले तो ये क्लियर हो चुका था कि यहाँ पर कवि किसे प्रिय कहकर संबोधित कर रहा है, ये बात क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है जाने क्या रिश्ता है, यानी कवि संबोधित करते हुए कहता है कि मेरा प्रिया का ना जाने कौन सा रिश्ता है, न जाने कौन सा नाता है, मतलब हम दोनों के बीच कौन सा संबंध है कि वह मुझे और उसे मैं, हम दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं। क्यों है ये नहीं पता है, किस तरह से है ये भी नहीं पता है, किस वजह से है ये भी नहीं पता है। कहने का मतलब कि क्या किसी कारण की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से अन्य प्रेम करते हैं, या किसी ने उनको ये आदेश दिया है, या वह खुद से इस तरह का कर रहे हैं, ये भी उन्हें पता नहीं है। बस उन्हें ये पता है कि वह अपनी प्रिया से और प्रिया उनसे, दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं। आगे देखिए, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में जितना भी प्रेम भरा हुआ है, मैं जितना ही उस पर न्यौछावर करता हूँ, उड़ेलता हूँ मतलब बाहर निकालता हूँ, जैसे कि दिया हुआ है खाली करना, मैं जितना ही बाहर निकालता हूँ उस प्रेम को, ऐसा लगता है वह प्रेम का जो प्रेम रूपी जो जल है वह फिर से उतना ही भर जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि दिल में झरना है, उनको ये नहीं, उनको लगता है क्या मेरे दिल में प्रेम रूपी कोई झरना है जिसे मैं जितना खाली करता हूँ, जितना खाली करना, अब वो झरने को तो खाली नहीं कर सकते, मतलब ये कहना है कि मैं जितना ही उस पानी को कम करने की कोशिश करता हूँ उतना ही वह बढ़ता चला जाता है। अब पानी बढ़ता कैसे है, नदी नाले समुद्र इन सब में पानी कैसे बढ़ता है, वर्षा के जल से। तो वो कहते हैं कि क्या मेरे अंदर स्नेह की वर्षा लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से मेरे जो अंदर हृदय में जो झरना है वह निरंतर बढ़ता रहता है। मीठे पानी का सोता है, अब वो कहते हैं क्या मेरे अंदर तुम्हारी सुनहरी मीठी यादों का कोई सोता है, यानी फिर से वही बात कहते हैं कि कौन सी ऐसी जलराशि मेरे अंदर भरी हुई है कि मैं जितना ही उसे लुटाता हूँ, जितना ही न्यौछावर करता हूँ, उतना ही वह वापस से भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, ध्यान दीजिए, भीतर वह मतलब मेरे हृदय के अंदर एक तो तुम्हारा प्रेम भरा हुआ है, ठीक है, वो भी इतना प्रेम है कि जितना ही मैं उसे कम करता हूँ वह उतना ही प्रेम बढ़ जाता है या बढ़ता चला जाता है। उसके बाद क्या है, ऊपर तुम हो, यानी मेरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, तुम्हारी यादें, मेरे हृदय के अंदर तो यादें हैं और मेरे हृदय के अंदर तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारा प्रेम है, और ऊपर क्या है, ऊपर तुम स्वयं उस पर विद्यमान हो, अर्थात मेरे हृदय में तुम रहती हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस तरह से चांदनी रात में धरती पर चांद अपनी चांदनी फैलाए रहता है,
चांदनी कब सबसे ज्यादा फैलती है? पूर्णिमा की रात में। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से पूर्णिमा की रात में चारों ओर स्वच्छ निर्मल चांदनी फैली रहती है, उसी तरह से मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा, उसी तरह से मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर यह तुम्हारा खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा विद्यमान है। तो उन्होंने यहाँ पर चेहरा कहकर किसे संबोधित किया है? चांद को, कि जिस तरह से चांद जो है अपनी रोशनी बिखेरता रहता है, इस तरह से तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो मेरे जीवन में निरंतर बनी रहती है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि आपको शब्द अर्थ मैंने इसीलिए साइड में आपको लिख के दे दिया है कि आपको समझ में आएगा। आइए इसका शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं कि इसमें कहा क्या है। पहली बात तो ये कि इसमें प्रश्न एवं संदेह अलंकार है। प्रश्न अलंकार कहाँ पर है? देखिए कहा है ना उसने कि दिल में झरना है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है? प्रश्न अलंकार है। अगला है संदेह अलंकार। उसे यहाँ संदेह है ना कि दिल में क्या है, झरना है या मीठे पानी का सोता है, यहाँ पर संशय बना हुआ, इसलिए वो संदेह अलंकार है। फिर क्या है? भर भर फिर में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि जहां शब्द को दोहराया जाए, जहां वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास, और जहां पूरे शब्द को ही दोहराया जाए वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर भर भर में भी क्या है? आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला क्या है? मुस्काता चांद चेहरा, ये मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? अगर आपने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो पहचानने का तरीका है, जो उसके वाचक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यो। ठीक है, क्या होते हैं? ज्यो। आपको पहले से ही पता होगा, मनु, मानव, जनु, जानो, इस तरह के शब्द आते हैं, वाचक शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्या लिखा है मैंने? भाषा बंधन मुक्त है। भाषा बंधन मुक्त इसलिए है क्योंकि भाषा में ना तो मतलब इस पूरी पंक्ति कविता में ऐसा तो है नहीं कि लय होना बहुत जरूरी है, तुक होना जरूरी है, तुकांत आप जानते ही हैं, ये होना जरूरी है, या एक के बाद एक लाइन का दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है, ये भी इसमें नहीं है। ये गेयात्मक होनी चाहिए यानी गाने लायक होनी चाहिए, ऐसा भी इसमें जरूरी नहीं है। बस ये क्या है? भावों से भरी, अर्थ से भरी एक कविता है, इसलिए लिखा हुआ है कि भाषा क्या है? बंधन मुक्त है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब कविता का तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और असक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती है छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब देखते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। अब यहाँ दंड देने की बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी तक क्या था, कवि के लिए जो उनका, कवि का जो प्रिया के लिए प्रेम था वह एक प्रेम की सरिता जैसा था कि जिसमें अपार जल भरा और ढेर सारा जल भरा, जितना ही वह उसे उड़ेलता था, उस पानी को कम करता था, उतना ही वह प्रेम रूपी जल फिर से भर आता था। लेकिन अब यहाँ पर कवि प्रिया से दूर होना चाहता है और उस दूर होने के लिए वह चाहता है कि उस दूर होने का जो दंड है उस दंड को वो सहन करना चाहता है। इसीलिए लिखा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। बार बार बात को इसलिए दोहराया गया है ताकि कविता और प्रभावशाली बने और यह भी पता चले कि ये जो कही हुई बात है कितनी जरूरी है। ठीक है, तो कवि यहाँ पर अपनी प्रिया को भूलना चाहता है। वह जानता है कि उसे भूलने का जो दंड है वो बहुत ही कष्टकारी है, असहनीय है, लेकिन फिर भी वह उस कष्ट को झेलना चाहता है और उस दंड को पाना चाहता है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार छा जाता है, कब? जब चांदनी रात नहीं होती, जब चांद नहीं निकलता। पूर्णिमा में चांद निकलता है ना, अमावस्या के दिन तो चांद दिखाई नहीं देता। तो जिस तरह से अमावस्या के दिन दक्षिणी ध्रुव पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का ये जो चांद है यह मुझसे दूर हो जाए, मैं इसे भूल जाऊं और मेरे जीवन में भी अंधकार छा जाए। वो अंधकार दिखना कहाँ चाहिए? ये देखिए,
शरीर पर, चेहरे पर, वो जो अंधकार है वो कवि के शरीर पर, चेहरे पर और उसके अंदर तक दिखाई देना चाहिए। वह चाहता है कि उस अंधकार को वह झेले, ठीक है, उसी में नहा ले, पूरा उसका जो शरीर है, पूरा उसका जो जीवन है उसी में नहा ले, अर्थात वह अंधकार में अपनी प्रिया को भूलने का जो अंधकार है उसमें वह नहाना चाहता है, उसमें वह डूबना चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, अब वो यहाँ कारण बता रहा है। पहले वाले पैराग्राफ में उसने बताया कि दोनों के बीच कितना प्रेम है, प्रिया भी उससे बहुत प्रेम करती है और कवि भी उससे बहुत प्रेम करता है। बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। अब क्यों भूलना चाहता हूँ उसका कारण यहाँ पर बता रहा है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, आच्छादित माने होता है छाया हुआ और परिवेष्टित माने होता है चारों ओर से, यानी कि तुमसे ही क्या है मेरा जीवन, तुम्हारी यादों से ही, तुम्हारे प्रेम से ही मेरा जीवन चारों ओर से घिरा हुआ है। रहने का रमणीय उजेला भी, तुम्हारे जो प्रेम का प्रकाश है वो मेरे जीवन में चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर से उसने मुझे घेर रखा है, या कह लो कि चारों ओर से वो मेरे ऊपर छाया हुआ है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, मुझसे वो तुम्हारा जो अपनापन है, तुम्हारे जो प्रेम का प्रकाश है वह अब सहनीय नहीं है मेरे लिए, वह मुझे अब कष्ट दे रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, तुम्हारे प्रेम की जो ममता है, उस ममता रूपी बादल है, वो जिस प्रकार से मेरे जीवन पर मंडरा रहे हैं, जिस तरह से मेरे ऊपर छाए हुए हैं, जिस तरह से उसने मुझे घेर रखा है, भीतर पिराती है। अब वो क्या है, उससे मुझे पीड़ा हो रही है, पिराती क्षेत्रीय भाषा का शब्द, कि मुझे अब क्या है उससे दर्द महसूस हो रहा है। कमजोर और असक्षम हो गई है आत्मा, यह क्यों कमजोर हो गई है, क्यों, क्योंकि वह बिल्कुल अपनी प्रिया पर आधारित हो चुका था, क्योंकि पहले ही पंक्ति में उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे जीवन में सहर्ष मैंने उसे स्वीकार किया है, जो भी उपलब्धियां और जो भी कमजोरियां हैं उसके लिए मेरी प्रिया उत्तरदायी है। तो वही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब क्या है, तुम्हारा जो अपनापन है, तुम्हारे जीवन, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, अब उसकी वजह से मेरी आत्मा कमजोर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो फिर मैं कैसे जी सकूंगा, या तुम्हारे बिना मेरा जीवन किस तरह से चलेगा। आगे वो कह रहे हैं, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। वो यही कह रहे हैं कि भविष्य की भवितव्यता, यही बात है कि भविष्य की मुझे ये चिंता जताती है कि भविष्य में यदि मुझे तुम्हारा साथ न मिला तो मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगा, क्या मैं तुम्हारे बिना जी सकूंगा। आगे कह रहे हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। वही बात कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम जिस तरह से मुझे बहलाता है, मुझे सहलाता है, जिस तरह से मुझे अपनापन दिखाता है, वह अपनापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं या तुम मुझसे दूर हो जाओ, जिस तरह ताकि तुम्हारे जीवन का जो प्रकाश है वो मेरे जीवन से बिल्कुल छट जाए और मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन जीना सीख लूं। मैं यह देख पाऊं कि क्या मैं तुम्हारे बिना अकेले जी सकता हूं या नहीं। यही बात इस पैराग्राफ में कही गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका शिल्प सौंदर्य क्या है। वही बात है कि अनुप्रास अलंकार है, वो आप कई पंक्तियों में यहाँ पर अलंकार को देख ही सकते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ममता के बादल यानी ममता रूपी बादल, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। बातें दोहराना प्रभावशाली है। देखिए आपने देखा होगा, भूलू मैं यानी खींच के भी नहीं कहते, मैं चाहता हूं कि तुमको भूल जाओ, तो उस तरह की बात यहाँ पर दोहरा करके गई है, यानी बात को अपने प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है। अगला यहाँ पर देख लीजिए जो कहा है कि सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता है, मतलब वो दिखा रहा है कि यह मेरे लिए कितना कष्टकारी है, यानी अपनी बात को और प्रभावपूर्ण ढंग से वह हमारे समक्ष रख रहा है। तो इस तरह से हमने कविता का तीसरा पद्यांश पढ़ा। अब आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवि अपने प्रिया को भूलना क्यों चाहता है, तो कवि अपनी प्रिया को इसलिए भूलना चाहता है, क्यों, क्योंकि उसका जो अपनापन है अब वह उसे कष्टकारी लगने लगा है। उसे लगता है कि यदि जीवन में उसे आगे भविष्य में उससे आगे उसका साथ न मिला तो क्या वह अकेला उसके बिना जी पाएगा। इसलिए उस बात को समझने के लिए सिर्फ वह उसे भूलना चाहता है। फिर वह क्या कहता है कि अब उन्होंने उसके प्रेम को, कवि ने प्रिया के प्रेम को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी है, पहले तो चांदनी रात की दी थी, यहाँ पर दक्ष अमावस की रात की संज्ञा दी है।
अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस कवि के जीवन पर किस तरह के बादल मंडराते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा कि ममता रूपी बादल मंडराते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हैं ममता शब्द आया है, तो आपको लग रहा होगा ममता तो माँ से संबंधित है, लेकिन और यहाँ पर इसका मतलब क्लियर होता है कि ये जो कवि की प्रिया है वह माँ होगी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप देख रहे थे कि लाइन आ रही थी कि जिस तरह से तुमने मुझे अपनाया है वैसे मैंने भी तुम्हें अपनाया है। तो अपनाने की जो बात होती है वो केवल प्रेमिका या प्रिया ही कर सकती है, क्योंकि माँ के लिए तो उसका बच्चा अपना होता है, उसमें अपनाने या अपनाने की बात तो कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर एकदम क्लियर है कि वह उसकी प्रेमिका ही है। ठीक है, अब हम कविता का चौथा पद्यांश पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। धुएं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए तो जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। सचमुच मुझे दंड दो, यहाँ पर कवि अपनी प्रिया से कह रहा है कि तुम मुझे दंड दो, और इस तरह का दंड दो कि मैं जो पाताल आप जानते हैं धरती के नीचे की का जो हिस्सा है, वहां की गुफाओं में यानी पाताल की गुफाओं के अंधेरे में मैं खो जाऊं, उससे भी ज्यादा जो भीषण, जहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं जा सकती, ऐसे विवरों मतलब होता है, विवरों मतलब आपका लिखा हुआ है बिल यानी सुरंग, ऐसी सुरंगों के अंधेरे में जाकर मैं खो जाऊं। और क्या चाहता है, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सन्नाटे अर्थात धुएं के बादलों में जाकर, यानी दम घोटू जो धुआं है, ऐसे बादलों में जाकर के मैं जो है खो जाना चाहता हूँ। चाहता हूँ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी यादों को भुलाना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मीयता जो है, जो अत्यधिक ममता मेरे प्रति है, मैं उससे खुद को अब परेशान समझ रहा हूँ, मतलब खुद वह मेरे लिए असहनीय है। आगे देखो कि लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं उस दमघोटू धुएं में, उस गुफा में, उस सुरंग में भी रह लूंगा। क्यों? इस तरह से रह लूंगा कि वहां पर भी मुझे ये एक सहारा रहेगा कि कोई और मेरा साथ दे ना दे, कोई और मेरे साथ हो ना हो, लेकिन तुम वहां पर जरूर हो, अर्थात तुम्हारी यादों के सहारे मैं वहां पर जी लूंगा। अब देखिए कह रहा है कि इसलिए तो जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, पहले ही क्लियर हो चुका है कि जो कुछ भी उनके जीवन में उपलब्ध है या हो सकता है या होने वाला है, ऐसी कोई भी चीज किसके कारण से हुई है? केवल प्रिया के प्रेम और प्रेरणा के कारण ही। तो वो यहीं पर यही कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो सकता है या जो कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे पास है, चाहे वो मेरी उपलब्धियां हो, चाहे वो मेरी कमजोरियां हो, चाहे मेरी असफलताएं हो, वह सब भी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वह सब भी क्यों संभव पाया है? क्योंकि तुम्हारा ही उसमें हाथ था, तुम्हारी ही प्रेरणा थी, वह तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही कार्यों के वैभव के कारण संभव हो पाया है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, यानी अब इतना करने के बावजूद भी जो कुछ बचा है, जितना भी बचा है, सहर्ष स्वीकारा है, मैंने उसको खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। मैंने इन सब बातों को क्यों स्वीकार कर लिया है? इन उपलब्धियों को, इन कमजोरियों को, इन असफलताओं को क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वह तुम्हें भी बहुत प्यारा है। तुम, ऐसा नहीं है कि मैं ही तुमसे उतना प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझे उतना ही प्रेम वापस देती हो, इसलिए मुझे सब बातें स्वीकार है। मुझे अपने जीवन की हर उपलब्धि और हर कमजोरी पर, हर अपनी असफलता पर गर्व है और मैं उसे
अपनाता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी पोयम में एक सार यही निकल के आता है कि कवि अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए अपने प्रिया के प्रेम और उसकी प्रेरणा को ही उत्तरदायी मानता है। वह अब उसकी जो आत्मीयता है, उसका जो अपनापन है प्रिया का, वह अब कवि के लिए असहनीय होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि उसे भविष्य की चिंता सता रही है कि भविष्य में अगर उसे उसका साथ ना मिला, वह किसी कारणवश उससे दूर हो गई, तो वह अपने जीवन को कैसे जी पाएगा। उसे यह भी डर है कि क्या वह अकेले, कवि को यह भी डर है कि क्या वह अकेले अपने जीवन को जी सकता है बिना प्रिया की यादों के और उसके सहारे के, उसकी प्रेरणा के। तो इस तरह से अब आपको इस पूरी कविता का अभ्यास करना है और पुनः इसको पढ़ना है।